एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम के वर्टिसेस एक ही एग्जांपल के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। हम पढ़ रहे थे मैथ्स का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, जिसमें हम स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और 7 हमारे पास स्क्वायर के क्वेश्चंस होंगे, 6, 8 और 10 रेक्टेंगल के क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चन नंबर 5 और 9 हमारे पास पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, अब बेसिक थीम क्या है इन क्वेश्चंस का कि हमें अगर 4 वर्टिसेस गिवन हो, ठीक है, सिंपल 4 वर्टिसेस हैं वो मेरे पास गिवन है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो 4 वर्टिसेस हैं ये एक रेक्टेंगल बना रहे हैं या ये 4 वर्टिसेस, ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप वर्टिसेस कहते हैं, ये जो मैं बना रहा हूँ ये वर्टिसेस पैरेललोग्राम बना रहे हैं, या ये जो 4 वर्टिसेस हैं ये एक स्क्वायर बना रहे हैं। ये मैंने स्क्वायर बनाया, ये मैंने रेक्टेंगल बनाया और ये मैंने पैरेललोग्राम बनाया बिल्कुल इनके नीचे। हमें क्वेश्चंस के अंदर से वर्टिसेस गिवन होंगे यानी कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, तो हमने ये फाइंड आउट करना होगा। अच्छा, मैं अब आपको बेसिक 2 पॉइंट सिंपल एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो आपने अप्लाई करना है तो आप इसको बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। स्क्वायर के अगर हमें 4 वर्टिसेस गिवन है तो अगर हमें ये जानना है कि वो स्क्वायर है या नहीं, तो उसका जो पहला पॉइंट है वो है अगर ऑल साइड्स आर इक्वल, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, ये पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन है डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, यानी डायगोनल्स आर इक्वल। अगर ये 2 कंडीशंस फुलफिल होती हैं यानी ये 4 साइड्स भी इक्वल हों और डायगोनल्स भी इक्वल हों। अब 4 साइड्स, अब देखें स्क्वायर के अंदर हमें पता है ना कि ये 4 साइड्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इन 4 साइड्स इक्वल करने के लिए 4 डिस्टेंस फार्मूला लगाने पड़ेंगे, यानी ए, बी और सी और डी। और ये याद रखिएगा, नाम आपने हमेशा एंटी क्लॉकवाइज देने हैं। ये एक थंब रूल है, एक कन्वेंशन है जो फॉलो किया जाता है। आपने अपनी मर्जी से नाम ऐसे रैंडम नहीं देने कि ए इधर दे दें, बी यहाँ दे दें। क्वेश्चंस के अंदर जो भी पॉइंट्स आपको गिवन होंगे उनको आपने एक सीक्वेंस के अंदर, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज नाम दे दें, ठीक है, चाहे आप क्लॉकवाइज नाम दे दें, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज नाम दे दें, लेकिन नाम आपने एक सीक्वेंस में देने हैं। तो आपने बेसिकली 4 डिस्टेंस फार्मूलाज लगाने होंगे, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। अगर ये 4 साइड्स इक्वल हों यानी उन 4 डिस्टेंस फार्मूलाज के आंसर्स इक्वल हों, और फिर आपने डायगोनल्स भी चेक करने हैं। अब डायगोनल्स कितने होते हैं? 2। और डायगोनल्स होते क्या हैं ये देखिए, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये डायगोनल्स होते हैं, एक ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है, ठीक है। अगर ये 2 डायगोनल्स इनकी लेंथ भी इक्वल हो तो फिर जो है वो जो 4 वर्टिसेस थे ए बी सी और डी, वो हमारे पास क्या होंगे? वो स्क्वायर होंगे, वो वर्टिसेस स्क्वायर के वर्टिसेस होंगे, ठीक है। अब दूसरा है, अगर 4 वर्टिसेस गिवन हो हमें, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो रेक्टेंगल है? तो उसके लिए सिंपल रेक्टेंगल की कंडीशन क्या है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, एक बात। दूसरी जो कंडीशन है वो है जी डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल यानी ऑपोजिट साइड्स, यानी ये साइड ए बी, अगर इसको भी मैं उसी सीक्वेंस में नाम दूं ए बी सी और डी, यानी ए बी इक्वल टू हो जाएगा डी सी और बी सी इक्वल होगा ए डी। यानी इसके अंदर भी मुझे 4 डिस्टेंस फार्मूलाज अप्लाई करने पड़ेंगे और फिर 2 डिस्टेंस फार्मूलाज लगेंगे 2 डायगोनल्स के ऊपर, एक ये डायगोनल होगा और एक ये डायगोनल होगा, यानी ये 2 डायगोनल्स भी इक्वल इन लेंथ हो, तो फिर वो जो 4 वर्टिसेस गिवन होंगे हमारे पास वो बना रहे होंगे रेक्टेंगल, ठीक है। यानी ये 2 कंडीशंस हैं, ये आपने फुलफिल करनी है। थर्ड है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 और 9, जिसमें हमने पैरेललोग्राम को देखना है कि वो वर्टिसेस पैरेललोग्राम के हैं या नहीं है। तो उसमें आपके पास कंडीशन क्या होगी? नाम आप उसी तरह ही इसको देंगे और इसकी पहली कंडीशन होगी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। और दूसरी होगी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये आपने याद रखना है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं कि बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है। अच्छा, अब इसकी भी देखिए, ए बी इक्वल टू डी सी, एक 2 डिस्टेंस फार्मूलाज, फिर बी सी इक्वल टू डी सी, यानी ये तो कंडीशन हो जाएगी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल की। और फिर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है कि अगर मैं इसके डायगोनल्स को ड्रॉ करता हूँ, ये डायगोनल और ये डायगोनल, तो बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे को
इक्वल अमाउंट में कट करेंगे और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर को कैसे चेक करते हैं कि इसका क्या है, इसका होता है कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। यानी कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से मुराद ये है कि सेम मिड पॉइंट होगा। यानी ये डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर की कंडीशन कैसे चेक होगी, आपने चेक करना होगा सेम मिड पॉइंट है या नहीं, सेम मिड पॉइंट। यानी जब आप ए सी का मिड पॉइंट लगा के ये पॉइंट फाइंड करेंगे और फिर आप डी बी के ऊपर भी मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, अगर वो दोनों के मिड पॉइंट सेम ही आते हैं तो फिर इसका मतलब वो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं। तो ये दोनों कंडीशंस फिल हो गई। फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ए बी सी और डी 4 वर्टिसेस गिवन थे वो हमारे पास पैरेललोग्राम बना रहे थे या वो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस थे। ये याद रखिएगा कि स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम को चेक करने के सिर्फ यही दो कंडीशंस नहीं है। मैंने ये दो इसलिए लिखी हैं क्योंकि आप बच्चों का ग्रेड 9 का ओ लेवल्स का स्कोप ही यही है और हमें अभी तक उसने जो फार्मूला पढ़ाया वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अभी तक उसने हमें मिड पॉइंट फार्मूला भी नहीं बताया। वो एक्सरसाइज 7.2 का स्कोप है। यानी अगर मैं टेक्निकली देखूं तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 और 9 वो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन चूंकि मिड पॉइंट बिल्कुल इजी है मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं और फिर हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर जो है या पैरेललोग्राम जो है ये हम स्लोप से भी फाइंड कर सकते हैं और हम इसको वेक्टर्स के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो अवेलेबल डाटा है, जो अवेलेबल फार्मूलाज जो उसने अभी तक हमें पढ़ाए हैं, हमने जस्ट वही यूज़ करने हैं। अब मैं क्विकली आपको मिड पॉइंट बता देता हूँ, फिर हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ मिड पॉइंट फार्मूला। अब मेरे पास पॉइंट ए और ये था पॉइंट बी और इसके मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हों अगर 8,6 और इसके मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हों 10,12। ठीक है, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए इस ए और बी के। और अब मैंने इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करना है कि यहाँ पे ये जो मिड पॉइंट बन रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। और अगर उस मिड पॉइंट को मैं कहता हूँ कि वो एम है तो यानी मैंने उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं कि उसका एक्स और उसका वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। आपने यूं ये करना है कि m सिंपल m लिखेंगे और x1 यानी ये पॉइंट जो होगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो आप x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो सिंपल आपके पास मिड पॉइंट m के दो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो यानी मेरे पास जो m मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 6 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2। यानी x के अंदर आपने x ऐड करना है और y के अंदर y ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यू विल गेट द मिड पॉइंट बिटवीन a एंड b एंड दैट इज 8 प्लस 10 इज 18 डिवाइडेड बाय 2 इज 9 और 6 प्लस 12 इज 18 एंड 18 डिवाइडेड बाय 2 इज 9। यानी 9,9 यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 9,9 कोऑर्डिनेट्स होंगे इस m के। यानी मुझे मिल गया मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज 9,9। ये था मेरे पास मिड पॉइंट फार्मूला जो कि अप्लाई होगा क्वेश्चन नंबर 5 और 9 पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस के अंदर जब हम इसकी ये दो कंडीशंस जो हैं ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल और डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर आर इक्वल ये चेक कर रहे होंगे। जी ये देखिए, शो दैट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। सिंपल ये मेरे पास क्वेश्चन है एक स्क्वायर का। और दूसरा क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, आल्सो शो दैट द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स इज सेम। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करता हूँ और फिर हम देखते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया है। वर्टिसेस हमें गिवन है ए बी सी एंड डी। मैंने ऊपर पहले से कंडीशंस लिख ली जो हमने चेक करनी है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल करती हैं तो ये जो वर्टिसेस हैं वो स्क्वायर बना रहे होंगे। सिंपल आपने करना ये है कि इसको जो नाम देना है वो ए बी सी और डी इस तरह से नाम देने हैं कि वो एक सीक्वेंस में नाम चलेंगे ऐसे। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब मुझे 4 और 6 बल्कि डिस्टेंस फार्मूलाज लगाने पड़ेंगे। 4 डिस्टेंस फार्मूला साइड्स के लिए और 2 डायगोनल्स के लिए। ठीक है,
चलें, सबसे पहले मैं डिस्टेंस फार्मूलाज अप्लाई करता हूँ साइड्स के लिए, यानी मेजरमेंट ऑफ ए बी मुझे फाइंड आउट करना है, या मैं इसको ए बी का ये भी रिप्रेजेंटेशन लिख लेता हूँ जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद ए बी बी सी, फिर उसके बाद मुझे सी डी भी कह सकते हैं और डी सी, क्योंकि सी डी से चाहे जितनी लेंथ हो उतनी लेंथ डी सी से होगी ना, तो हम इसको डी सी लिख लेते हैं, डी सी। और ए डी, ये मुझे 4 डिस्टेंस फार्मूलाज साइड्स के लिए और डायगनल्स के लिए, ये मेरे पास डायगनल होगा, एक ये डायगनल और एक ये डायगनल। तो डायगनल ए सी ये मैं साइड पे लिखता हूँ, ये फाइंड आउट करना है। और बी डी कर लें या डी बी कर लें, एक ही बात है। मुझे ये 6 डिस्टेंस फार्मूलाज अप्लाई करने हैं, और अगर ये चारों का आंसर सेम और इन दो का आंसर सेम आता है तो ये जो वर्टिसेस हैं ये बना रहे होंगे स्केयर। चलिए क्विकली मैं इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूलाज अप्लाई करता हूँ। ए बी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला कैसे अप्लाई होगा, अंडर रूट ऑफ, याद रखिए, x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर। अब जब मैं ए बी पे लगा रहा हूँगा तो ये x1 y1 x2 और y2 होंगे। तो x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 4 यानी 1 प्लस 4 का होल स्केयर होगा, प्लस 4 माइनस 2 का होल स्केयर, 4 माइनस 2 का होल स्केयर। तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 4 प्लस 1 5 का स्केयर इज 25 प्लस 4 माइनस 2 इज 2 का स्केयर इज 4। तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 29। ठीक है, यानी ए बी जो मेरे पास लेंथ बनेगी स्केयर की एक साइड, उसका आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 29। अब मैं अप्लाई करता हूँ, फाइंड आउट करना है मुझे बी सी। बी सी देखिए सिंपल, बी सी इक्वल टू, अब जो बी के पॉइंट्स होंगे वो x1 y1 और ये हो जाएंगे x2 y2। 3 माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 इज 2 यानी 2 का स्केयर, प्लस माइनस 1 माइनस 4, माइनस 1 माइनस 4 यानी माइनस 5 का स्केयर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 का स्केयर हमारे पास 4 प्लस 5 का स्केयर आ जाएगा 25। तो ये भी मेरे पास आंसर आ जाएगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 29। तो अभी तक तो मेरे पास ये और ये देखिए दो साइड सेम आ गई। अब तीसरी है मेरे पास डी सी फाइंड आउट करना है मुझे। देखिए डी सी है, सी बाद में, तो यानी सी वाले होंगे x2 y2 और इसके होंगे x1 और y1। सिंपल, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी 3 माइनस 2 का होल स्केयर यानी 3 प्लस 2 यानी 5 का स्केयर, प्लस माइनस 1 माइनस 3, माइनस 3 इज प्लस, तो माइनस 1 प्लस 3 इज 2 का स्केयर। और ये भी मेरे पास आंसर मुझे सेम ही दे देगा, यानी अंडर रूट ऑफ 29। अब मुझे फाइंड आउट करना है लास्ट ए डी। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, आपको नज़र भी आता रहे। ए डी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, ए और डी, x1 y1 x2 y2, तो यानी माइनस 2 माइनस 4 यानी माइनस 2 प्लस 4 इज 2 का स्केयर, प्लस माइनस 3 माइनस 3 माइनस 2 इज माइनस 5 का स्केयर। तो मेरे पास इसका भी आंसर आ जाएगा, 2 का स्केयर इज 4 और ये आ जाएगा 25। तो ये भी मेरे पास अंडर रूट ऑफ 29 आ जाएगा। यानी अब ये देखिए कि मेरे पास चारों साइड जो हैं वो इक्वल इन लेंथ है, यानी मेरे पास ये फर्स्ट कंडीशन जो थी वो फुलफिल हो गई, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। अब मुझे दूसरी कंडीशन चेक करनी है कि क्या डायगोनल्स भी इक्वल हैं या नहीं इन लेंथ। तो डायगोनल्स क्या थे, ए सी और बी डी, मैं इनको भी लिख लेता हूँ। अब ए सी के ऊपर जब मैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करूँगा, अब आप लिख लीजिए इधर फॉर डायगोनल्स, ए सी क्या आएगा मेरे पास, ए सी के ऊपर अप्लाई कीजिए। ए सी है मेरे पास ए x1 y1 x2 y2 यानी 3 माइनस 4 यानी 3 प्लस 4 इज 7 का स्केयर, और इसका आंसर आएगा माइनस 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 माइनस 2 इज माइनस 3 का स्केयर, यानी एक आ जाएगा मेरे पास 7 का स्केयर प्लस माइनस 3 का होल स्केयर। तो इसका आंसर आएगा 49 प्लस 9, तो 49 प्लस 9 इज 58। तो अंडर रूट ऑफ 58 मेरे पास लेंथ आ जाएगी एक डायगोनल की।
अब मुझे दूसरा डायगोनल बी डी फाइंड आउट करना है, और बी डी के अंदर ये x1 y1 होगा और ये x2 और y2 होंगे, यानी -2 -1 यानी -3 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, ये है मेरे पास बी डी, और दूसरा है मेरे पास -3 बी डी, -3 -4 का होल स्क्वायर यानी -7 का होल स्क्वायर। तो सेम आंसर ही आ रहा है, देखिए 9, अगर इसमें ब्रैकेट्स डाल दीजिए, प्लस 49, तो ये भी आ रहा है √58। तो ये देखिए ये दोनों डायगोनल्स भी सेम मेरे पास आ गए आंसर्स। तो मेरे पास ये दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब आपने इसको एंड पे लिखना कैसे है, एज ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी सी इक्वल टू ए डी, लिखते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड लिखिए ए सी इक्वल टू बी डी, diagonals are also equal। so अब आप लिखेंगे so A B C and D are the vertices of a square। ठीक है, ये आप लिखेंगे तो ये आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको दोबारा देख लीजिए आप, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 के साथ रख के, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जो बिल्कुल इसके साथ का क्वेश्चन था उसमें भी यही है, शो दैट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, ऑल्सो शो दैट द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स इज सेम। तो यानी जब आप इसको स्क्वायर की कंडीशंस फुलफिल करेंगे तो स्क्वायर की कंडीशन के अंदर ही डायगोनल्स की कंडीशन भी तो आ जाती है ना। तो इसका ये जो सेकंड पार्ट है, यानी कि आल्सो शो दैट द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स इज सेम, तो ये वाला क्वेश्चन पूछना भी मुझे नहीं समझ आता कि इसने क्यों पूछ लिया है, क्योंकि ये उसी की कंडीशन के अंदर आता है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बिल्कुल सेम है। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन नंबर 7 को बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के ऊपर आप खुद सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आप यूं कीजिएगा, अब चूंकि उसने पूछ लिया है तो आप इसमें अलहदा से इसके बाद एक लाइन लिख लीजिएगा कि यस डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल इन लेंथ। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि है पैरेललोग्राम का क्वेश्चन, और एक पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ता हूँ, शो दैट ए -4 -1 बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक ये क्वेश्चन है। और दूसरा है मेरे पास, प्रूव दैट पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। सिर्फ एक पॉइंट का फर्क है कि यहाँ पे प्रूफ कह दिया, यहाँ पे शो कह दिया है, सेम प्रोसीजर होगा। इनमें से भी एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, एक आप खुद कर लीजिएगा। मुझे ये वाली वैल्यूज़ थोड़ी इजी लग रही हैं, ये आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 माइनस में थोड़ी सी वैल्यूज़ हैं, बच्चों की गलती हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैं सॉल्व करता हूँ। चलिए देखिए जी, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया। इसकी दो कंडीशंस भी लिख ली जो मैंने शुरू में एक्सप्लेन की थी कि गिवन वर्टिसेस कैसे पता चलेगा कि वो पैरेललोग्राम के हैं या नहीं। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट का कैसे पता चलेगा कि उनका मिड पॉइंट जो है डायगोनल्स का वो सेम होगा। चलिए हम क्विकली ए बी सी डी के ऊपर 4 डिस्टेंस फार्मूलाज अप्लाई करते हैं। अपनी आसानी के लिए मैं एक रफली फिगर बना लेता हूँ, ए बी सी और डी, ये सी होगा और ये मेरे पास डी होगा। अब आपने ये, मैंने आपको जिस तरह बताया था कि आपने इनका सीक्वेंस बिल्कुल सेम रखना है, ऐसे या इस डायरेक्शन में बना लें। अपनी मर्जी से रैंडम ए यहाँ पे बी यहाँ पे प्लॉट नहीं करना, सिंपल ए बी सी डी इसी अरेंजमेंट में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। यानी अब मेरे पास जो कंडीशन आएगी वो होगी ए बी इक्वल टू, यानी ए बी और डी सी या सी डी कर लें, ये सेम आने चाहिए। एक मुझे ये फाइंड आउट करना है, दूसरा सी और डी, ये मेरे पास सेम आने चाहिए, ए बी और सी डी, और दूसरा बी सी, अगर मैं लिखता हूं बी सी एक ये, और दूसरा ए डी, मेरे पास ये भी
सेम आने चाहिए, यानी ये दो सेम और ये दो सेम आते हैं तो मेरे पास पहली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। और फिर मुझे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है कि मुझे इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूलाज नहीं अप्लाई करने, वो हम अप्लाई करते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर। यहाँ पे हम मिड पॉइंट फार्मूलाज अप्लाई करेंगे, यानी ए और सी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, वो भी अगर ये पॉइंट आता है, और बी और डी का जो मिड पॉइंट फाइंड करते हैं वो भी सेम ही पॉइंट आता है अगर मिड पॉइंट सेम। इफ़ मिड पॉइंट्स आर सेम इन दोनों के, तो फिर हमारे पास ये जो गिवन वर्टिसेस थे वो वर्टिसेस होंगे पैरेललोग्राम के, वो भी मैं लिख देता हूँ। यानी मिड पॉइंट यानी एम पी ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट यानी एम पी ऑफ ए सी, और ये दूसरा हो जाएगा बी डी। ठीक है, ये याद रख लें। ये मेरे पास कंडीशंस फुलफिल हो गई, तो ये सेकंड कंडीशन हो जाएगी, ये मेरे पास फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। अब क्विकली मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ डिस्टेंस फार्मूलाज। ए बी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कीजिए, क्या आएगा मेरे पास, देखिए क्विकली मैं। ए बी x1 y1 x2 y2 0 माइनस माइनस 4 यानी 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस माइनस 1 यानी माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1 का स्क्वायर। तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16 और 1 का स्क्वायर एड इन 1, तो मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 17। ये मेरे पास आ गया ए बी की लेंथ। अब मुझे फाइंड आउट करनी है सी डी कर लें या डी सी कर लें, एक ही बात होगा। मैंने सी डी लिखा हुआ है तो मैं सी डी ही कर लेता हूँ। सी डी इक्वल टू होगा x1 y1 x2 y2 यानी 2 माइनस 6 यानी माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो मेरे पास इसका आंसर भी आ जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16, 1 का स्क्वायर 1। तो ये देखिए मेरे पास अभी तक ये दो आंसर जो है वो सेम आ गए, यानी ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है। हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी कंडीशंस की तरफ बढ़ रहे हैं, ये तो फुलफिल हो गई। अब दूसरी दो जो अपोजिट साइड्स हैं उनको चेक कर लेते हैं। बी सी के ऊपर चेक करेंगे अप्लाई करके, तो बी सी देखिए x1 y1 और x2 y2 6 माइनस 0 यानी 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस 2 यानी 1 प्लस 2 यानी 3 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो 36 प्लस 9 मेरे पास होगा अंडर रूट ऑफ 45। दूसरा मेरे पास कंडीशन क्या है, ए डी। ए डी का मुझे चेक करना है। ए डी का मैं लिखता हूँ, देखिए x1 y1 x2 y2 2 माइनस माइनस 4 यानी 2 प्लस 4 इज 6 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 1 यानी 2 प्लस 1 यानी 3 का स्क्वायर। तो मेरे पास आंसर आएगा 36 प्लस 9 विल बी इक्वल टू 45। तो अभी भी देखिए ये दो भी सेम हो गए, ये दो भी सेम हो गए। तो यानी मेरे पास अभी तक जो पहली कंडीशन थी कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो मेरे पास ये साइड इस साइड के इक्वल हो चुकी है और ये साइड इस साइड के इक्वल हो चुकी है। मेरे पास फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब मुझे चेक करनी है सेकंड कंडीशन कि क्या डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर या नहीं। तो मुझे जस्ट मिड पॉइंट फाइंड करना है ए और सी का। तो मैं ए आपके लिए यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ -4, -1 और सी लिख लेता हूँ 6, 1 और मेरे पास ये आ गया ए सी का। और इधर ही मैं बी और डी भी लिख लेता हूँ और बी और डी का भी मिड पॉइंट मैं इस साइड पे फाइंड आउट कर लूँगा। तो ये एक ही साइड पे आपको नज़र आ जाएंगे। बी पॉइंट है 0, -2 और डी है मेरे पास 2, 2। अब चलिए मैंने ये दरमियान में लाइन लगा दी। अब ए और सी का मिड पॉइंट मैं चेक कर लेता हूँ, यानी एम पी मिड पॉइंट ऑफ ए सी विल बी इक्वल टू क्या होगा, मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 यानी -4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 और फिर y1 प्लस y2 बाई 2 यानी -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो मैं जब इसका आंसर फाइंड आउट करूंगा तो 6 - 4 2 बाई 2 इज़ 1 और दूसरा मेरे पास आ जाएगा 1 - 1 यानी 0 डिवाइड बाई 2 इज़ 0 यानी 1, 0 मेरे पास आएगा मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब मैं फाइंड आउट करता हूँ मिड पॉइंट यानी एम पी ऑफ बी डी। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ बी डी मेरे पास क्या आएगा, मिड पॉइंट ऑफ बी डी मेरे पास होगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 यानी -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2।
तो इसका भी आंसर देखिए मुझे सेम नज़र आ रहा है, 0 + 2 = 2, 2/2 इज़ 1 हो जाएगा। और दूसरा -2 + 2 0, 0 / 2 इज़ 0। तो मेरे पास आ जाएगा मिड पॉइंट ऑफ BD इज़ 1,0। अब ये देखिए कि ये और ये दोनों भी सेम आ गए। अगर एज, अब आपने लिखना क्या है, एज मिड पॉइंट ऑफ AC, इसको C लिख लें, AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ये मुझे नजर आ गया ना कि ये इनकी मिड पॉइंट्स देखें दोनों सेम है। तो आप लिखेंगे नीचे, सो जब ये कंडीशन पूरी हो जाए, सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सो डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, ये कंडीशन भी आपको पता चल गई, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। और जो फर्स्ट कंडीशन थी कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो उस पे आप फिर लिख लें इसको ऐसे 1 2 इक्वेशंस के नाम दे दें या डायरेक्ट भी कह दें, 1 2 इसको कह दें 3 और इसको कह दें 4। फ्रॉम 1 और 2 आप लिख लें, फ्रॉम 1 और 2 आप लिखेंगे कि AB इक्वल टू होगा CD, AB इक्वल टू CD, AB की लेंथ इक्वल टू हो जाएगी CD। और दूसरा क्या होगा, फ्रॉम 3 और 4 BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD। तो अब आप कहेंगे ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यहां पे ही लिख लीजिए ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके बाद अब ये दो कंडीशंस हो जाए तो अब आपने फाइनल लाइन लिखनी होगी कि सो ABC and D आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। वो चाहे आप इसके नीचे लिख लें या मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लाइन लगा के लिख देता हूँ, वो आपने लिखनी इसके नीचे होगी, याद रखिएगा। सो A, B, C and D आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये आपने इसके नीचे लाइन लिखनी है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इससे एक्सटर्नल को यह पता चलता है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब आप देखिए मैंने क्या किया, दोबारा से इसको ओवरव्यू कर देता हूँ। सिंपल मैंने 4 डिस्टेंस फार्मूलाज लगाए, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल थी, ये यहाँ पे 1 और 2 से नज़र आ रहा है, 3 और 4 से नज़र आ रहा है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। उसके बाद मैंने 2 मिड पॉइंट फार्मूलाज अप्लाई किए हैं, मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ BD। अगर वो पॉइंट सेम आ जाए तो इसका मतलब कि डायगोनल जो है बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, ये मेरे पास सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई। और अगर अपोजिट साइड्स आर इक्वल तो इसका मतलब मेरे पास फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। अब मैंने ये 2 कंडीशंस लिख ली, एक ये लिखी और एक ये लिखी, ये 2 कंडीशंस मैंने लिखी। उसके बाद मैंने उसको फाइनल वर्डिक्ट दिया। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो कि कंप्लीट हुआ। अब हम इसी का सेम क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि प्रूव दैट पॉइंट्स A, B, C and D आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को खुद कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और बिल्कुल सेम इन्हीं स्टेप्स के ऊपर आप ये क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर रेक्टेंगल के क्वेश्चंस के ऊपर जो कि हैं 6, 8 और 10। 6 क्वेश्चन देखिए, 8 देखिए और 10, ये तीनों फिर सेम होंगे चूंकि तीनों रेक्टेंगल के क्वेश्चंस हैं। 6 क्वेश्चन है मेरे पास, A, B, C and D आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। एक बात, दूसरी प्रूव दैट इट्स डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल इन लेंथ। अगेन उसने ये जो बात बोल दी है इसकी ज़रूरत नहीं थी, वो उसी की कंडीशन के अंदर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि A, B, C and D आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, आल्सो प्लॉट देम। इसको प्लॉट भी करना है हमने, हम इसको एग्जैक्टली ग्राफ के ऊपर प्लॉट भी कर लेंगे। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ क्वाइट डिफरेंट, जो कि बिल्कुल जिसका फर्स्ट पार्ट तो सेम है लेकिन एंड पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ इंपॉर्टेंट। अब आप यूँ कीजिएगा कि 4 और 7 में से एक कर लें और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9 में से एक क्वेश्चन कर लीजिएगा आप, आपका ग्रिप हो जाएगी। और 6, 8 और 10 इनमें से आपने 2 क्वेश्चन करने होंगे जिसमें से आप एक 8 कर लें और एक 10 कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 इज सिंपल, वो आप कीजिए। 8 मैं करता हूँ चूँकि इसमें प्लॉट करना है और 10 मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए
जी मैंने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 8, उसके वर्टिसेस और उसकी दोनों कंडीशंस। रेक्टेंगल है तो उसकी कंडीशन होती है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और दूसरी उसकी कंडीशन होती है कि डायगोनल्स आर इक्वल। तो सिंपल मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। अगेन मैंने आपको जिस तरह बार बार बता रहा हूँ बच्चों कि ये आपने गलती नहीं करनी, आपने एक सीक्वेंस के अंदर इसको नाम देने हैं। यानी इस एक सीक्वेंस से मुराद ये है कि एक सेंस के अंदर, यानी इस तरफ से नाम दे दें या इस तरह से नाम दे दें। आपने ये नहीं करना कि ए यहाँ पे देते हैं तो बी यहाँ दे दें, इससे आपका क्वेश्चन कभी भी ठीक नहीं आएगा। आप सिंपल इसको इसी सेंस में नाम दें तो आपका क्वेश्चन हमेशा ठीक होगा। तो ए बी सी और डी मैंने इसको नाम दे दिए। तो अब मुझे क्या चेक करना है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो सोल्यूशन लिखता हूँ। तो ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी मेरे पास, ए बी लेंथ है मेरे पास एक, और दूसरा मेरे पास होगी सी डी लेंथ एक। मुझे ये चेक करनी है कि ये कंडीशन फुलफिल होती है या नहीं। दूसरी क्या होगी, बी सी की लेंथ मुझे चेक करनी है। और इसकी अपोजिट क्या है, ए डी, यानी ए डी की लेंथ इक्वल है या नहीं। ये मेरे पास अगर तो फुलफिल होती हैं ये, तो ये मेरे पास पहली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। और दूसरी क्या थी, डायगोनल्स आर इक्वल। तो जब मैं इसके डायगोनल्स ड्रॉ करता हूँ, ए सी यानी ए सी की लेंथ इक्वल टू होनी चाहिए मेरे पास बी डी की लेंथ के इक्वल होना चाहिए। अगर मेरे पास ये कंडीशन, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होती है यानी डायगोनल्स आर इक्वल, तो इसका मतलब ये जो गिवन वर्टिसेस थे ये बना रहे थे रेक्टेंगल। चलिए अब हम क्विकली ए बी सी और डी इनके ऊपर, सबके ऊपर हम अप्लाई करते हैं डिस्टेंस फार्मूलाज के साथ। ए बी देखिए, ए बी क्या होगा, ए बी विल बी इक्वल टू x1 y1 और x2 y2। तो 1 माइनस माइनस 6 यानी 1 प्लस 6 इज 7 का स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 2 यानी 0 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर ही रह जाएगा, अंडर रूट से कटेगा तो मेरे पास 7 आंसर आ जाएगा इसका ए बी का। अब मुझे इसकी लेंथ चेक करनी है सी डी, क्योंकि मैं एक सीक्वेंस में चल रहा हूँ तो सी डी उसकी अपोजिट लेंथ है। आप चाहे डी सी कर लें चाहे सी डी कर लें, लेंथ आपके पास सेम ही आएगी। तो सी डी चेक करें, सी डी की लेंथ क्या होगी, x1 y1 और x2 और y2 यानी -6 -1 यानी -6 -1 यानी -7 का स्क्वायर, प्लस 5 -5 यानी 0 का स्क्वायर। तो ये भी उसी तरह मेरे पास -7 का स्क्वायर जो है वो 49 का अंडर रूट जब लूँगा तो मेरे पास 7 आंसर ही आ जाएगा। तो अभी तक तो ये दोनों तो सेम आ गए, इसका मतलब ये अपोजिट साइड्स तो हैं वो जो हैं वो इक्वल आएंगे। अब है मेरे पास बी सी फाइंड आउट करना है मुझे। बी सी की लेंथ देखिए बाय डिस्टेंस फार्मूला, x1 y1 और x2 y2, 1 माइनस 1 यानी 0 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 इज 3 का स्क्वायर। तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, अब मुझे चेक करनी है ए डी लेंथ। तो ए डी लेंथ देखिए जी, ए डी लेंथ मेरे पास क्या होगी, x1 y1 और x2 और y2 यानी कि -6 माइनस 6 यानी -6 प्लस 6 हो जाएगा यानी 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 2 यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी उसी तरह सेम ही आंसर आ रहा है मेरे पास, आंसर इज 3। तो ये और ये अब आप देखिए कि ये दो लेंथ भी मेरे पास सेम हो गई। तो मेरे पास पहली कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट है मेरे पास डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, ये चेक करना है। और डायगोनल्स मैंने आपको बना के बताए हुए, पहले ये कंडीशंस चेक करें, यानी ए सी और बी डी दो डिस्टेंस फार्मूलाज और अप्लाई करें और देखें क्या आंसर आते हैं। तो ए सी के ऊपर जब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास, ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1 y1 सी के हो जाएंगे x2 y2 यानी 1 माइनस 6 जब मैं अप्लाई करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस 6 यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 माइनस 2 यानी 3 का स्क्वायर मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे पास आएगा 7 का स्क्वायर यानी 49 प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9। तो 49 प्लस 9 जो है वो मेरे पास होता है 58, अंडर रूट ऑफ 58। मेरे पास एक डायगोनल की लेंथ आ गई। सेकंड डायगोनल की लेंथ देखते हैं जो कि है बी डी, और बी डी चेक कर लें वो मेरे पास क्या होगा, बी डी विल बी इक्वल टू, बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 और डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2 यानी -6 -1 यानी -7 का स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 2 यानी 3 का स्क्वायर। तो इसके आंसर्स भी देखें बिल्कुल सेम ही आ रहे हैं, 49 प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 58। तो डायगोनल्स की लेंथ भी देखिए, जो ऑपोजिट लेंथ्स हैं डायगोनल्स वो भी बिल्कुल मेरे पास सेम आ चुकी, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। तो अब आप क्या करेंगे, इनको नाम दे दें, इसको कह दें 1,
इसको कह दें 2, इसको कह दें 3 है ये इक्वेशन, और ये इक्वेशन 4, और इसको कह दें ये 5, और ये कह दें जी 6। तो 1 और 2 से मुझे पता चल रहा है, और 3 एंड 4 से मुझे पता चल रहा है। अब आप लिख लें यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी की जो लेंथ है वो इक्वल टू है जी सी डी की लेंथ के इक्वल, एंड 3 एंड 4 से मुझे क्या पता चल रहा है कि बी सी इक्वल टू है जी ए डी, ये लेंथ के इक्वल है। सो अब आप पहली कंडीशन लिख लें, सो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। और दूसरी कंडीशन क्या थी, डायगोनल्स आर इक्वल, उसके लिए लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 सिंपल आप लिखेंगे ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी। तो आप नीचे लाइन लिख लें, सो डायगोनल्स आर इक्वल, आर इक्वल, और एंड पे आप फाइनल वर्डिक्ट दे दें इसको कि ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर उसने हमें एक छोटा सा टास्क दिया हुआ है कि अब आपने इसको प्लॉट भी करना है, ये जो इसके पॉइंट्स थे, और प्लॉट करके देखें कि क्या ये है या नहीं। मैं ज़रा इसके पहले कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर हम इसको देखते हैं। ये मैंने ड्रॉ कर लिए पॉइंट्स, और ग्राफ भी थोड़ा सा लॉजिकल ड्रॉ करना होता है। आपने ये देख लें कि मेरे पास ए पॉइंट है -6,2, बी इज़ 1,2, सी इज़ 1,5 एंड डी इज़ -6,5। ये जो गिवन वर्टिसेस हैं उसी को प्लॉट करना है हमने। ठीक है, अब ए को देखें, ये मेरे पास एक्स का और ये y का, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये x और ये y होगा। इसी तरह ये भी x और ये y होगा, ये फर्स्ट वाला x और ये y होगा। ये याद रखिएगा, ये ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो भी पहला पॉइंट होता है वो x का और सेकंड वाला y का पॉइंट होता है। अब इनको प्लॉट कर लें। -6,2, -6 कहाँ आता है, पहले पॉइंट में देखें, x एक्सिस, ये x एक्सिस है और ये मेरे पास y एक्सिस है। तो x एक्सिस के ऊपर -6, 0 से इस तरफ -6 ये, और 2 इज़ दिस, यानी ऊपर की तरफ मुझे जाना है 2, यानी 2 ये, और ये मेरे पास आ जाएगा -6,2, ये पहला पॉइंट, यानी -6,2 ये मेरे पास आ गया। अब देखें, -6 x की तरफ और 2 ऊपर यानी y की तरफ। फिर है b 1,2, यानी 1,2 मेरे पास बनेगा ये वाला पॉइंट। देखें ना, x इज़ 1 एंड y इज़ 2, तो ये मेरे पास जो b पॉइंट है ये आ जाएगा 1,2। या अब आपने साथ साथ पॉइंट्स लिखने भी हैं, ये a आ गया, ये b आ गया। उसके बाद c देखें मेरे पास कहाँ रहा है, 1,5, यानी 1 इधर ही, और 5 मेरे पास ये पॉइंट बन रहा है, तो बिल्कुल इसके ऊपर ये मेरे पास c होगा 1,5, और इसी तरह मेरे पास d आएगा -6,5, यानी x का होगा -6 और y का होगा 5, यानी -6 और 5 मैं अगर देखता हूँ तो मेरे पास बिल्कुल इसके ऊपर ये पॉइंट बनेगा d, इसके ऊपर लिख लें -6,5। तो अब आप इसको सिंपल ऐसे ज्वाइन कर लें इन पॉइंट्स को, तो ये आपके पास एक रेक्टेंगल आ जाएगा। ये मेरा a बीच में आ चुका है, इसको आपने बीच में नहीं लिखना है। ये मेरे पास देखें रेक्टेंगल बन चुका है, इसको मैंने प्लॉट कर लिया। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो कि कंप्लीट हुआ। बिल्कुल इसी तरह 6 भी बिल्कुल सेम है, वो आप खुद कीजिएगा। 10 मैं करता हूँ, ये डिफरेंट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है। मे भी हो सकता है इसका अगर सिर्फ एक पार्ट आया तो शॉर्ट में आएगा, अगर ये पूरा आया तो ये लॉन्ग का पार्ट भी बन सकता है। ये आप याद रखिएगा अगर ये पूरा आ जाता है। अब है शो दैट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। यहां तक तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एंड प्रूव दैट ए बी सी एंड ए बी डी फॉर्म राइट ट्रायंगल्स। तो इसको कैसे चेक करना होगा ये मैं क्वेश्चन लिखता हूं और फिर मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। जी ये देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 10 उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए ए बी सी एंड डी और दो कंडीशंस भी लिख ली जो सिर्फ अभी चेक होंगी रेक्टेंगल है या नहीं है। तो उसकी दो कंडीशंस क्या है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। तो ऑपोजिट साइड सिंपल यहाँ पे ड्रॉ कर लें ए बी सी और डी उसके पॉइंट्स, ताकि आपको इनके जो ऑपोजिट लेंथ्स हैं
वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट हो जाए। सी और डी यहाँ ड्रॉ कर लें। तो ए बी यानी मुझे कंडीशन क्या क्या चेक करनी है, ए बी की लेंथ चेक करनी है और ए बी की लेंथ किसके इक्वल होगी, सी डी या डी सी, एक ही बात है, आप सी डी लिख लें इसकी लेंथ के इक्वल। दूसरा बी सी और ए डी की लेंथ, ये कंडीशन मुझे चेक होगी। और फिर दूसरी कंडीशन डायगोनल्स वाली कि ये डायगोनल और ये डायगोनल जो है ये भी इक्वल इन लेंथ होंगे। तो डायगोनल्स आर इक्वल यानी ए सी, दूसरी जो कंडीशन है वो क्या होगी, ए सी इक्वल टू बी डी। तो ये दूसरी कंडीशन है, आप याद रख लें ये, और ये दोनों फर्स्ट कंडीशन है। अब क्विकली हम ए बी और सी डी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूलाज अप्लाई करके इनको फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखिए, ए बी के ऊपर आप जब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ए एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू, यानी 8 माइनस 2 इज 6 का स्केयर प्लस 8 माइनस 2 यानी 6 का स्केयर और -1 माइनस प्लस 1 यानी 0 का स्केयर। ठीक है, ये मेरे पास 0 का स्केयर आ जाएगा तो ये इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 6 आंसर। ठीक है, मेरे पास एक लेंथ आ गई ए बी। अब मुझे दूसरी लेंथ क्या चेक करनी है, सी डी, सी और डी, यानी 2 माइनस 8 यानी -6 का स्केयर प्लस 3 माइनस 3 यानी 0 का स्केयर। तो मेरे पास इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 36 का अंडर रूट लूँगा तो दोबारा से 6 आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगी सी डी। ठीक है, तीसरी मुझे क्या अप्लाई करनी है, बी सी। अब मैं बी सी के ऊपर चेक कर लेता हूँ, बी सी मेरे पास आ जाएगा। अब बी सी चेक करें, बी एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू, 8 माइनस 8 यानी 0 का स्केयर प्लस 3 माइनस 1 यानी 3 प्लस 1 यानी 4 का स्केयर आएगा। तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 4। अब ये देखें, ये दो कंडीशंस भी पूरी हो रही हैं और इसकी भी चेक करते हैं मेरे पास कि ए डी किसके इक्वल आता है। तो जब आप ए डी के ऊपर ये अप्लाई करेंगे तो ए के x1 y1 और डी के x2 y2 यानी 2 माइनस 2 यानी 0 का स्केयर प्लस 3 माइनस 1 यानी 3 प्लस 1 यानी 4 का स्केयर हो जाएगा। तो इसका आंसर भी 4 आ जाएगा। अब ये देखिए, इन दो के आंसर्स भी सेम आ चुके हैं, यानी फर्स्ट कंडीशन तो पूरी हो गई कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये अपोजिट साइड और ये अपोजिट साइड्स के देखें आंसर सेम आ गए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दूसरी कंडीशन, डायगोनल्स आर इक्वल और नॉट। तो डायगोनल्स को चेक करें, डायगोनल्स क्या है, ए सी और बी डी लिख लें। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ और ए सी और बी डी के ऊपर मैं ये अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। अब ए सी क्या आएगा, ए सी ए के x1 y1 और सी के x2 y2 यानी 8 माइनस 2 यानी 6 का स्केयर प्लस 3 माइनस 1 यानी 3 प्लस 1 इज 4 का स्केयर। तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 6 का स्केयर यानी 36, 4 का स्केयर यानी 16। तो मेरे पास इसका आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 52। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 52 मेरे पास एक डायगोनल की लेंथ आ गई। दूसरी है बी डी की, अगर मैं लेंथ चेक करता हूँ कि वो लेंथ किसके इक्वल आएगी, तो बी के x1 y1 और डी के x2 y2 यानी 2 माइनस 8 यानी -6 का स्केयर होगा मेरे पास प्लस 3 माइनस 1 यानी 3 प्लस 1 यानी 4 का स्केयर। तो सेम 36 प्लस 16 4 का स्केयर यानी 16। तो इसका आंसर भी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 52। तो अब देखें, डायगोनल्स भी जो अपोजिट लेंथ्स थी जो मेरे पास यानी ए सी और बी डी था वो भी सेम आ गए। इसका मतलब मेरे पास ये जो गिवन वर्टिसेस हैं ये तो बनाते हैं फॉर्म अ रेक्टेंगल। ये देखिए मैंने लिख लिया, दोबारा से आपके रेफरेंस के लिए मैंने ये बना भी दिया है, ए बी सी और डी, ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। सो आप लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। और फिर डायगोनल्स भी मैंने लिख दिए कि वो भी इक्वल हैं, तो आप लिखेंगे सो डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। ये हमें अभी जो पिछले पेज पे हमने फाइंड आउट किए हैं वो। अब आप ये दो कंडीशंस फुलफिल हो गई। अब आप लिखेंगे देयरफॉर गिवन पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द vertices of a rectangle। ये था मेरे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट जो इसने यहां तक लिखा हुआ है। अब जो सेकंड पार्ट है कि प्रूव दैट कि ए बी सी एंड ए बी डी
फॉर्म आ राइट ट्राइंगल, ये मैं ड्रॉ करता हूं और ये दो ट्राइंगल्स अब हमने प्रूव करनी होंगी। तो अब ये कंडीशन कौन सी लगेगी इसके ऊपर, ये कौन सा क्वेश्चन बनेगा, ये मेरे पास क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट एंगल ट्राइंगल वाला, कि जिसमें मुझे चेक करना था यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे जिस तरीके से चेक किया था कि हमें राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम, यानी अगेन मुझे फिगर्स ड्रॉ करके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखना होगा। अगर वो फुलफिल करता है तो इसका मतलब ये होगा कि ए बी सी और ए बी डी जो हैं वो ट्राइंगल बना रहे हैं। अब मैं ये लिखता हूँ और फिर इसे सॉल्व करते हैं जी। ये आप देखिए, ये मैंने इसका सेकंड पार्ट लिख लिया। सेकंड पार्ट मैंने लिखा है, इसमें मुझे क्या चेक करना है कि ए बी सी फॉर्म आ राइट ट्राइंगल और ए बी डी फॉर्म आ राइट ट्राइंगल। मैंने फिगर ड्रॉ की ए बी सी डी, अगेन याद रखिएगा इसी सीक्वेंस में आपने फिगर के सेंस में आपने नाम देने होते हैं, ए बी सी और डी, इसको रैंडमली नहीं देने। उसके बाद अब आपके पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक बन रही है ए बी और सी, ए बी और सी। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे मिला दूँ, यहाँ पे ये ऐसे, तो ये आप देखेंगे कि ये आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है। कैसे, अगर मैं इसके ऊपर ये कैलकुलेटर रख के आपको दिखाता हूँ तो आप ये देखें कि आपके पास ये देखें ये एक ट्राइंगल बन रही है ए बी और सी, ये चेक करनी है राइट ट्राइंगल है। और दूसरा ए बी और डी, यानी जब मैं इसको ए बी और डी को यानी यहाँ से कट करूँगा ए बी और डी, यानी ये जो मेरे पास, सॉरी ये लाइन टेढ़ी हो गई, ए बी और डी यानी ये ट्राइंगल ए बी और डी, यानी इसको जब ऐसे देखेंगे तो ए बी और डी ये एक ट्राइंगल भी राइट ट्राइंगल आपने प्रूफ करनी है इसमें। अब ये दो क्वेश्चंस बन गए फर्दर मेरे पास सेपरेट। इसको कैसे चेक करेंगे, सिंपल, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। अब हमने चूंकि इसका पिछला केस ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ है जिसमें ए बी की लेंथ फाइंड की थी, वो आई थी 6, बी सी की लेंथ थी वो आई थी 4। इसका मतलब कि मेरे पास ये लेंथ भी है, ये लेंथ भी है, और ए सी जो मैंने डायगोनल फाइंड आउट किया था और वो डायगोनल की लेंथ भी थी मेरे पास, ए सी की लेंथ थी √52, यानी मेरे पास ये तीनों लेंथ जो हैं वो गिवन है। और बी डी भी इसका मतलब मेरे पास होगा, जो कि था ऑब्वियसली √52 ही था। ये मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, कलर कोडिंग कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब सिंपल मैंने चेक करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा। अब जो लार्जर लेंथ है उसको एक साइड पे रख लें, ए सी का स्क्वायर, और ऊपर लिख लें बेशक बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये सही है। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी प्लस बी सी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। और पाइथागोरस थ्योरम जिन बच्चों को नहीं पता वो याद रखें कि वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अच्छा, एक और भी याद रखें कि इसमें हाइपोटेन्यूज कैसे पता चलेगा कि कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज है, कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सी बेस। जो भी साइड 90 डिग्री, अब ये नजर आ रहा है 90 है, देखें 90 के ऑपोजिट होगी वो हमेशा क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। ये कंडीशन है हाइपोटेन्यूज की। और जो थीटा के ऑपोजिट होती है वो हमेशा नॉर्मली जो है वो परपेंडिकुलर होती है। अब चूंकि हमने बस सिर्फ हाइपोटेन्यूज आइडेंटिफाई करना था, वो हमारे पास है, वो लार्जर लेंथ एक साइड पे रखें, यानी यहाँ पे होगा ए सी जो होगा वो मेरे पास बनेगा हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसमें परपेंडिकुलर बेस आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो ए बी मेरे पास आ जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये मुझे चेक करना है बी सी का स्क्वायर, और आप इसके ऊपर आप वैल्यूज पुट करें तो ये आपके पास वैल्यू ए सी की हमारे पास वैल्यू पता थी मुझे √52, क्योंकि हम ऑलरेडी इसका जो फर्स्ट पार्ट था रेक्टेंगल वाला उसमें कर चुके हैं। ए बी क्या था जी, 6 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर है 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो इसका ये वैल्यू कट जाएगी, ये आ जाएगा मेरे पास 52, ये आ जाएगा 36 प्लस 16, तो 36 प्लस 16 इज 52, और ये भी 52। तो ये मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम जो है वो फुलफिल हो गया। फिर आप लिख लें कि ए बी सी के जो पॉइंट्स हैं, ए बी सी फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये लिख लें तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट था, जो सेकंड पार्ट है ए बी डी, वो भी बिल्कुल इसी तरह ही होगा कि अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा ए बी डी के ऊपर। अब मैं जहां पेन फेरूंगा ये ए बी डी ट्राइंगल है, यानी ये वाली ए बी और डी, यानी ये जो ट्राइंगल जो अभी आपको नजर आएगी
ये ABD ट्रायंगल, इसके ऊपर भी मुझे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है बिल्कुल उसी तरह। और मैं यहाँ पे दोबारा से बना के आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देता हूँ, इस पार्ट को भी सॉल्व कर देता हूँ। यानी AB और ये मेरे पास होगा D, तो मेरे पास ये बनेगा ऐसे AB और ये D, और इसकी लेंथ मुझे पता है वो क्या है जी 6, ये है जी 4, और ये था मेरे पास √52। इसके ऊपर भी बिल्कुल उसी तरह आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज यानी BD जो लेंथ है उसका स्क्वायर इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो यानी AB का स्क्वायर प्लस AD, इस केस में AD होगा AD का स्क्वायर, BD इज √52 जिसका स्क्वायर लिखना है इक्वल टू AB क्या है 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो मेरे पास ये अंडर रूट से कट जाएगा, ये आ जाएगा 52 और इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास 36 प्लस 16, तो यानी 52 मेरे पास इक्वल टू आ जाएगा 52। तो अब आप कहेंगे सो ABD फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हुआ। होप कि आपको एक्सरसाइज 7.1 जो है वो कम्प्लीटली समझ आ चुकी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, मैं आंसर कर दूंगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। मज़ीद कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।